सुअर क्यों पैदा किया गया, यानी कि जिसे हम कहते हैं पिग। हर मुसलमान के लिए ये पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बहुत कारामद चीज है। वो जरूर सुनिएगा, देखिएगा, वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और अपनी राय से हमें जरूर आगाह रखिएगा। सुअर क्यों पैदा किया गया, यानी कि जिसे हम कहते हैं पिग। हर मुसलमान के लिए ये पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है। यूरोप समेत तकरीबन तमाम अमरीकी ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सुअर है। इस जानवर को पालने के लिए उन ममालिक में बहुत से फॉर्म हैं। सिर्फ फ्रांस में पिग फॉर्म्स का हिस्सा 42,000 से ज्यादा है। किसी भी जानवर के मुकाबले में सुअर में ज्यादा मिकदार में फैट होती है, लेकिन यूरोपीय और अमरीकी इस मुहलिक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठिकाने लगाना उन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होती है। इस चर्बी को खत्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा सर दर्द था। इसे खत्म करने के लिए बाज़ाबिता तौर पर उसे जलाया गया। लगभग 60 साल बाद उन्होंने फिर उसके इस्तेमाल के बारे में सोचा ताकि पैसे भी कमाए जा सकें। साबुन बनाने में उसका तजुर्बा बड़ा कामयाब रहा। शुरू में सुअर की चर्बी से बनी मसनूआत पर कंटेंट की तफसील जो है वो लिखी होती थी और पिग फैट में वाज़ेह तौर पर लेबल पर दर्ज किया जाता था ताकि सब लोग जान सके, सब लोगों को पता हो। चूंकि उनकी मसनूआत के बड़े खरीदार मुसलमान ममालिक हैं और उन ममालिक की तरफ से उन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिससे उनको तिजारती खसारा हुआ। 1857 में उस वक्त के राइफल की यूरोप में बनी गोलियों का बर्रे सगीर में समुंदर के रास्ते पहुंचाया गया। समुंदर की नमी की वजह से उसमें मौजूद गन पाउडर खराब हो गया और गोलियां जाया हो गईं। उसके बाद वो सुअर की चर्बी की परत गोलियों पर लगाने लगे। गोलियों के इस्तेमाल करने से पहले दांतों से उस चर्बी की परत को नोचना पड़ता था। जब ये बात फैल गई कि उन गोलियों में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो फौजियों ने, जिनमें ज्यादातर मुसलमान और कुछ सब्जीखोर हिंदू थे, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, जो आखिरकार खाना जंगी का बाइस बना। यूरोपीय बाशिंदों ने उन हकायक को पहचान लिया और FIM लिखने के बजाय उन्होंने पिग फैट लिखना शुरू कर दिया। 1970 के बाद से यूरोप में रहने वाले तमाम लोग हकीकत को जानते हैं कि जब उन कंपनीज ने मुसलमान ममालिक ने पूछा कि ये क्या उन अशिया की तैयारियों में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई है और अगर है तो कौन सी है, तो उन्होंने बताया कि उनमें गाय और भेड़ की चर्बी है। यहाँ फिर एक और सवाल उठाया गया कि अगर ये गाय या भेड़ की चर्बी है तो फिर भी ये मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि उन जानवरों को इस्लामी हलाल तरीके से ज़िबा नहीं किया गया था। इस तरह उन पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई। अब उन कसीरुल कौमी कंपनीज को एक बार फिर का नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने कोडेड जबान इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि सिर्फ उनके अपने महकमा फूड की एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता चल सके कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी अंधेरे में ही रहे। इसी तरह उन्होंने कोड्स का आगाज किया। यूं आजकल इंग्रेडिएंट्स की शक्ल में कसीरुल कौमी कंपनीज की मसनूआत पर लेबल के ऊपर लिखी जाती हैं। अब उन मसनूआत का अगर जिक्र करें और आपको बताएं कि उन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबलगम, चॉकलेट, हर किस्म की स्वीट्स, बिस्किट्स, कॉर्नफ्लेक्स, टॉफियां, कैंडेड फूड्स, मल्टीविटामिन्स और बहुत सी अद्वियात शामिल हैं। चूंकि ये सारा सामान तमाम मुसलमान ममालिक में अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। सुअर के अज्जा के इस्तेमाल से हमारे मुआशरे में बेशर्मी है, बेरहमी है और जिनसी इस्तेहसाल का रुझान भी बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों और सुअर के गोश्त से इज्तनाब करने वालों से दरखास्त है कि वो रोजाना इस्तेमाल होने वाले की खरीदारी करते वक्त उनके आइटम्स की फहरिस्त को लाजमी, उसका जो कंटेंट है वो चेक कर लिया करें और कोड्स की कुछ डिटेल्स हैं और उनकी कुछ फहरिस्त भी है, उसको साथ आप मिला लें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बराह करम उस वक्त तक इसे शेयर करते रहें जब तक कि वो ब्लाइंड्स ऑफ मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड पर न आ जाए। अगर जब पाकिस्तान में इसको पैदा करके उनके मुल्क में फरोख्त किया जाए तो कारोबार का बहुत बढ़ने का जरिया है, मगर ये हराम है, लिहाजा दूर रहिए।